नमस्कार। सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। हाथरस से मैनपुरी तक सैकड़ों आंखें आंसुओं में डूबी हुई हैं। कल से आज तक कई घरों में चूल्हा नहीं जला। जिस तरीके से एक मायूसी, एक मातम छाया हुआ है। बच्चे अपनी माओं को खोज रहे हैं, अपने बच्चों की तलाश परिवारजन कर रहे हैं। अध्यात्म के झांसे में आए 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाथरस से मैनपुरी तक संसद में भी इस खबर का एक एक पहलू जो है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी जगह जगह पर हैं। हमारे 5 रिपोर्टर्स कल से आज तक तमाम जगहों पर मौजूद हैं। तमाम पहलू जो हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि एनडीटीवी के 5 रिपोर्टर्स की आंखों देखी इस बिल्कुल भयभीत करने वाले हादसे में क्या रही। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली। कैसे हुआ यह सब? कैसे हुआ पूरा हादसा? हाथरस के फुलरई गांव में मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये हाथरस का फुलरई गांव है और मेरे पीछे ये बड़ा सा जो खेत है ये करीब 20 से 25 एकड़ का पूरा इलाका है, जहां बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उनका ये पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू हो गए थे। बाबा जो हैं वो कल मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे और उनका सत्संग शुरू हुआ। ये सत्संग करीब 1.5 घंटे चला और करीब 1:30 बजे बाबा भोले यहाँ से अपनी गाड़ी से इसी गेट से बाहर निकले। पुलिस के मुताबिक जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 80,000 भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 2.5 लाख लोगों की थी। 2.5 लाख लोगों में केवल 40 पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्था के लिए तैनात थे। इसके अलावा डंडे लेकर बाबा के सेवादार थे। तो बाबा इसी गेट से बाहर निकलते हैं। ये सामने जो गेट है इस गेट से बाहर निकलते हैं और ये सामने NH 34 यानी कि जो गाजियाबाद से अलीगढ़ हाईवे जाता है वो सामने हाईवे है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक थे बाबा के, जो श्रद्धालु हैं, वो लाखों की संख्या में मौजूद थे और उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन कल जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, पानी भरा हुआ नहीं था। तो बाबा निकलकर यहाँ पर आते हैं NH 34 पर और यहाँ पर दोनों तरफ उनके जो सेवादार हैं वो डंडे लेकर खड़े हुए थे। इस NH 34 पर लाखों की संख्या में लोग पहले से खड़े हुए थे और यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो रखा था। काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और लोग सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा की जो गाड़ी है उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और आगे जो रास्ता एटा अलीगढ़ की तरफ जा रहा है वहाँ पर बाबा जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच जो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे वो बाबा की गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और लोगों के साथ साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे जो बाबा की गाड़ी के आगे की तरफ बढ़े। अब सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे और यहाँ पर जब लोग बाबा पर टूटे तो उस वक्त यहाँ से कुछ लोग नीचे, ये सामने जो खेत है यहाँ पर कल पानी भरा हुआ नहीं था जब घटना हुई, ये बारिश के बाद पानी भर गया है। तो कई महिलाएं और बच्चे यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुए। उसके बाद एक लोग नीचे गिरते गए और यहाँ पर भगदड़ हो गई। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों के पैरों के निशान आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और अधिकतर महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ की चपेट में आ गए। बहुत लोगों की मौत सफोकेशन से हो गई और कई लोग ऐसे हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से ये पूरी घटना हुई। हालांकि जो बाबा भोले हैं वो यहाँ से निकल चुके थे और उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो मारे गए यहाँ पर। और काफ़ी देर बाद लोगों का आरोप ये कि काफ़ी देर बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में
लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने से कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। सामने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पर तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाओं के जूते और चप्पल बड़ी संख्या में यहाँ से बरामद हुए हैं, कपड़े बरामद हुए हैं, ये कुछ लोगों के बैग हैं वो बरामद हुए हैं। तो यहाँ से लगातार जो है वो जो सबूत हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि केवल यहाँ पर 80,000 लोग होंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर लाया गया, जिससे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर फैल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरी घटना हुई तब यहाँ पर केवल 40 पुलिसकर्मी थे। अगर 80,000 लोग भी होते तो क्या 40 पुलिसकर्मी इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाते? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद बाबा यहाँ से चुपचाप निकल गए। उनकी तरफ से ना तो कोई बयान आया है, ना कोई शोक संदेश आया है, और ना ही उनकी तरफ से सोशल मीडिया या मीडिया पर अब तक कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। आखिर बाबा कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी पुलिस ने बाबा को आरोपी के तौर पर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं लिखा है, बल्कि जो मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर उनका नाम लिखा गया है, और कुछ अज्ञात ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका नाम लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या सरकार की जांच में, प्रशासनिक जांच में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये देखना होगा। हाथरस के फुलरई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले कुछ लोगों के जो शव हैं वो एटा तक ले जाए गए। यहाँ पर जो जिला अस्पताल है वहाँ 27 शव रखे गए हैं। ज़्यादातर की पहचान हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी हमारी सहयोगी तनुष्का दे रही है। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चरी पर मौजूद हूँ एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था, और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी, कल रात से हो रही थी, जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीज़र में उन्हें रख दिया गया है, ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए लोग आकर के, उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसे ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी तो नातनी। आपकी नातनी कितनी उम्र की है 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल तक ढूंढना है। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे। अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम लिए हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं, जहाँ बता देता अब जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहू ना आए, और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए, और पांडाल में ढूंढी, आवाज़ लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान किया? हाँ, पहचान करी। जहाँ तो लड़की है बताई सो ना है, वो नहीं है आपकी नातनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक यही, कब तक कहाँ कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूँ, जहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ, अब कह रहे कि हाथरस से जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नथनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नथनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नथनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सत्संग में जिसमें लाखों श्रद्धालु जुटे, लेकिन वो
वहां पर कई ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का वो आखिरी दिन बन गया। ऐसी भगदड़ मची कि 121 जानें चली गई, 28 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन जिस स्वयंभू बाबा भोलेनाथ जिनका ये सत्संग था, वो कहां है इसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं। बाबा के सेवेदार और सुरक्षा गार्ड जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबा हादसे के बाद कल दोपहर में मैनपुरी के अपने आश्रम में चले गए थे, लेकिन आज सुबह जांच जब एनडीटीवी की टीम मैनपुरी वहां पर पहुंची और उन्होंने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि यहां पर वो नहीं है, बाबा मैनपुरी आश्रम में मौजूद नहीं है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस एफआईआर में बाबा भोलेनाथ को आरोपी नहीं बनाया गया। पुलिस ने फिलहाल इस हादसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मैनपुरी के बिछुआ में जो भोले बाबा का आश्रम है उसके बाहर मैं खड़ा हूं और मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो भोले बाबा को कई सालों से जानते हैं, यानी स्थानीय पत्रकार और निवासी हैं यहाँ के। हम स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। अभी भैया बता रहे थे मुझे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बता रहे थे कि बाबा जी के सत्संग में मीडिया की कवरेज नहीं होती थी। जी बिल्कुल, ये साफ तौर से है कि जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फ़ोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहाँ जाकर ले सकता है। 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके इस चीज़ की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ। सत्संग इन भाई साहब की ज़मीन पर बाबा के कई सारे हुए हैं। आप बताइए कि आपकी ज़मीन पर सत्संग हुआ है तो कैसे बाबा ने आपको अप्रोच किया? कैसे? नहीं, देखिए, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे हमारी जगह है। क्योंकि आस्था से जुड़ा सवाल था तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया उनको ज़मीन देने के लिए। किस तरीके का प्रोग्राम होता है, क्या क्या होता है? वही सत्संग नॉर्मली जिस तरीके से और जो लोग करते हैं सत्संग, जैसे कि आपने देखे होंगे और भी अच्छा, तो उनकी सत्संग में व्यवस्थाएं रहती हैं? व्यवस्थाएं उनके खुद के लोग होते हैं, उनका निजी स्टाफ होता है। हाँ। उनके जो सेवादार है, सुरक्षा भी उनकी खुद की होती है। आपने देखे जब उनका काफिला चलता है, उनके काफिले के आगे कम से कम 25 से 30 बाइकें होती हैं। अच्छा, ये बाबा के पास में आप लोग तो 8-10 साल से 12 साल से देख रहे होंगे, कैसे इतना पैसा कहाँ से आया आखिर बाबा के? देखिए, अब ये तो एक अलग चीज़ है, पता नहीं पैसा कैसे आया। आप देखो, पैसा आपको पता चल जाएगा पैसा कहाँ से आया है। ये देखिए ना, ये पूरा लिस्ट लगी हुई है। जिस आश्रम पे आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं, इसके बाहर एक लिस्ट लगी हुई है। इसको अगर मैं लंबा लंबा जोड़ रहा हूँ, करीबन 5 करोड़ रुपए तो ये सामने दिख रहा है आपको। इसमें जो सब जितने लोगों ने चंदा दिया है, इसमें कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ। इनके पास खाने के बांधे पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें देखो 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 80,000 ये चंदा दिए हुए हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये? बाबा जी की अगर बात की जाए तो अभी लगभग 10-12 साल का समय हुआ होगा और उसके बाद से इन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। अगर इनकी पूरा अगर इतिहास की बात करें तो ये पहले हेड कांस्टेबल भी इटावा में रह चुके और लगभग 28 साल वर्ष इन्होंने सर्विस भी की। उसके बाद में जानकारी के अनुसार जिस तरीके से सुनने में आया है कि इन पर एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और ये प्रवचन चालू उन्होंने कर दिए और देखते ही देखते इतना फेमस हो गए। अच्छा, बाबा के परिवार में के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक? बच्चे शायद एटा के रहने वाले हैं, ये सुनने में आया कि एटा के रहने वाले वहीं उनका परिवार वगैरह है। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट लगी हुई है भारी मात्रा में और चंदा देने वालों की। अब इसके बारे में आपको ये आप देखिए, ये स्थानीय लोग और पत्रकारों ने बाबा के बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं इस जानकारी को कोई ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने केवल इनसे पूछा है और इन्होंने बाबा के बारे में जो जानकारी थी वो हम तक पहुंचाई है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं ये स्वयंभू बाबा जो हैं, उनके सेवादारों ने एनडीटीवी पर साफ कहा कि वो हादसे के बाद दोपहर में 3 बजे के आसपास मैनपुरी के आश्रम पहुंच गए थे। लेकिन पुलिस एनडीटीवी से के बातचीत में कह रही है कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। ऐसे में पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि अब
दोपहर 3 बजे अगर बाबा यहां पहुंच गए थे तो पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, उन्हें तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सुबह जो 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला आश्रम से बाहर निकला, क्या इस काफिले में ये स्वयंभू भोलेनाथ बाबा भी शामिल थे? सीओ साहब हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पर हैं अभी बाबा की नहीं अपने आश्रम में? जब कल ही बता चुका कि हम जब यहाँ आए थे तो बाबा तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, बाबा नहीं है, लेकिन उनके जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो कल कह रहे थे कि 3 बजे के बाद में बाबा यहाँ पर आए थे। आपसे कहोगे, मुझे तो नहीं कहे सर, हमारे पास बाइट है उनकी। वो आपसे कहोगे, हमसे तो नहीं कहे ना। अच्छा, हमसे तो नहीं कहे। अच्छा अच्छा, तो बाबा के खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो गया है? अब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। नहीं। तो ये पुलिस के ऊपर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और इस पे कैसे जांच की जा रही है। वहीं जो हाथरस का जो पूरा मामला है जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन के अब खड़ा हुआ है। एनडीटीवी के जो 7 सवाल हैं, इन सवालों को लेकर हम प्रशासन से, पुलिस से, सबसे कम जवाब की तलाश कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि 80,000 की इजाजत अगर थी, 80,000 लोगों को इकट्ठा करने की अगर इजाजत थी तो 3 लाख की भीड़ वहां कैसे पहुंच गई, और अगर पहुंच गई तो उसके बाद क्या इंतजाम किए गए? सवाल नंबर 2, सत्संग के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी क्यों थे? 40 पुलिस वाले, अगर सिर्फ 80,000 लोग भी आते तो क्या सिर्फ 40 पुलिस वाले पूरी व्यवस्था को बनाने में सक्षम थे? सवाल नंबर 3, लाखों की भीड़ के लिए सिर्फ 40 पुलिस वालों को क्यों तैनात किया गया? सवाल नंबर 4, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, नदारद क्यों थी वहां पर? क्यों नहीं थे ये बेसिक इंतजाम? सवाल नंबर 5, इतनी बड़ी भीड़ फिर भी खाने पीने, पंखे, कूलर का इंतजाम क्यों नहीं था? इतनी गर्मी में लोगों को बुलाया गया, क्यों नहीं उनके लिए इंतजाम किए गए? सवाल नंबर 6, सत्संग की जगह के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए? ऐसे ही बस भेड़ बकरियों की तरह भीड़ को बैठा दिया गया। सवाल नंबर 7, जब पहले भी इस बाबा के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम एनडीटीवी लगातार तलाश रहा है और पूछते रहेंगे। वहीं हाथरस में कल जो हादसा हुआ उसके बाद बाबा के भक्तों के साथ ही वहां मौजूद हेड कांस्टेबल शीला मौर्य भी घायल हो गई। शीला मौर्य का कहना है कि उसने महिलाओं और बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस बीच वो खुद गिर गई और लोग उनके ऊपर चढ़कर निकलने लगे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। हम हाथरस के ज़िला चिकित्सालय के उस वार्ड में मौजूद हैं जहां पर सत्संग की भगदड़ में जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं यहाँ एडमिट की गई हैं जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी। उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से ये लोग यहाँ घायल हुए हैं और ये वही वार्ड है जहाँ पर इन महिलाओं का इलाज चल रहा है। इन्हीं से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ निकले हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो उस भगदड़ में लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई थी वो भी उस भगदड़ का शिकार हुई हैं और उनको भी इसी वार्ड में एडमिट कराया गया है। तो 9 लोग ऐसे हैं जो उस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें यहाँ हाथरस के इस ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे ऐसे भी कई लोग हैं जो इस वक्त भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें उन अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं इन महिला कर्मी से। आप वहाँ तैनात थी, क्या हुआ था उस दिन? हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे सुबह 7 बजे से। तो जब उनका भोले बाबा का प्रोग्राम समाप्त हो गया उसके बाद भीड़ निकलने लगी। मेरी ड्यूटी मंच पे ही थी, मैं भी भीड़ के साथ थी। फिर उसके बाद भीड़ काफ़ी थी, महिलाएं बच्चे ज़्यादा थे। तो जब काफ़ी बाहर को निकले आए मैं रोड की तरफ, तो वहाँ एक आगे नाला सा था तो भाई महिलाएं बच्चे गिरने लगे। मैंने उठाने की कोशिश भी करी, मैं भी गिर गई। फिर मुझे होश नहीं रहा, पता नहीं मैं किसने उठाया कैसे गिर। तो ये बताइए कि बहुत ज़्यादा महिलाएं सत्संग में शामिल होती हैं, तो क्या महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती ज़्यादा थी क्या सत्संग के लिए? हाँ, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, पर्याप्त थी। जितना थे ज़िले में सारा फोर्स लगा दिया था। और
फिर भी भीड़ के देखे हुए फोर्स कम ही लग रही थी। आपको लगता है कि फोर्स बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि ये भीड़ वहाँ बढ़ रही थी? हाँ, भीड़ ज़्यादा थी, फोर्स कम था। फिर फोर्स ही नहीं, वो देखो हम अकेले क्या करते, कितनी महिलाओं को उठाते, कोशिश की जितना हो सका, पर मैं भी गिर गई वहाँ पे, मुझे भी नहीं पता चला मैं कहाँ गिरी। मेरे ऊपर से काफ़ी लोग निकले, मेरे काफ़ी चोट भी लगी पीठ। अभी आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बताया भी। आपने घटना के बारे में उनको जानकारी दी? हाँ, घटना की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इस हादसे के वक्त वहाँ पर जो स्थल था जहाँ पर सत्संग हो रहा था, वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। महिलाओं से बात की हमारी सहयोगी सिकता ने। तो हाथरस की त्रासदी में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ऐसे में हम पहुंचे हैं हाथरस के ही नगला अलगर्जी गांव में, जहां की कुछ महिलाएं सत्संग में शामिल होने के लिए गई थीं। कुछ चश्मदीद भी हैं कल जो कुछ वहां हुआ। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आप सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी और तब भगदड़ वहां मची। आपने क्या देखा, क्या हो रहा था वहां पर जिसको देखकर आप डर गई? मतलब यही हो रहा था कि वहाँ पर लेट जी फिसल के गिर गई ना, तो उनके ऊपर एक के ऊपर एक गिरती गई। मतलब भीड़ भक्कड़ इतनी कि इनको उठाने को कोई, जो कोई उठावे को मदद कर रहा, बेव गिर रहा भाई पे। तो मतलब फिर माटिया पुलिस भी आ गई। पुलिस ने माटिया मतलब इतने तक धक्का मुक्की करके नहीं, फिर वे पलंग खींच खींच के डारी। फिर उनके ऊपर फुब्बारे चलाए के, मतलब जी ने कहा तो होश में आ जामे, ने कहा तो होश में आ जामे, जी गर्मी के माँ घबराए गई, पीछे गई जाते घबराए गई। फिर मतलब ऐसी भीड़, फिर माटिया फिर तो इकट्ठी और ज्यादा ही होती गई। ये बताइए कि गिरी कैसे? जब एक कोई धक्का दे रहा था, सेवादार कुछ कर रहे? सेवादार तो मदद कर रहे, सेवादार तो मदद कर रहे। एकदम रेला हुआ है, रेला के साथ ही लेडीज गिरती चली गई। उसके ऊपर सगरे आदमी जो लेडीज सब गिरती गई है, कोई कहीं पाँव धर रहा है, कोई कहीं पाँव धर रहा है। और वो तो पांडाल में कुछ नहीं हुआ है, पांडाल के बाद सड़क पर अब का पता परमात्मा जाने के जाने गांव के रहा पर संगत तो कोई करेगी नहीं ऐसा काम है। तो जब औरतें जब एक के ऊपर एक गिर रही थी तो कोई मदद कर रहा था कि सब पहले अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे? मदद बाद में करी है, बाद में करी है। जब भीड़ है तभी तब करी है, जब मदद करी है। हाँ, जब मदद करी है, गांव के रहा पर संगत करी है, वो करी है। आपने जो देखा कल, उससे अब डर बैठ गया है क्या? आपको क्या लग रहा है जो आपने देखा? आप आंखों देखा डर है वहाँ पे निरी लाश पे लाश डरी, तो हमें तो डर तो बैठा ही है कोई। हाँ, डर तो लगेगा। मैंने तो ये देखा कि ऊंचा था, ऊंचे थे, फिर नीचा था, बस पैर रिपट गए वहाँ पे थे, और बस वहाँ पे गिरती गई, और जो उठाने तो वो गिर रही, वो गिरती चली गई है। फिर किसी ने देखा रेला इतना आया तो वो गिरेंगी तो है ही। पर 121 लोग वहाँ दबकर मर गए, तो ऐसे में एक के ऊपर एक क्या सब गिरती चली गई? और चली गई। जब आगे वाले गिरेंगे तो पीछे वाले तो जरूर ही गिरेंगे, तो जो धक्का लगता है गिरती गई, चली गई। धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्या आप लोग भोले बाबा के पास पहुँचना चाह रहे थे? नहीं, बाबा घर आए चले गए, तो चले गए बाबा अपने अपने घर आए, भाज रही पंडाल में निकलने करके आए, कहाँ तब रेला रिपीट नहीं है ना, बारिश पर गई तो रिपीट नहीं, तो रिपीट बैठे में जब मैं गिरूंगी ना तो मेरे पास में जरूर गिरेंगी जे, तो जब बहन जे उठाएंगी तो जरूर गिरेंगी जे। ऐसे करके बहन गिरती चली गई है, और भैया गिरते चले गए, उठाए बे की मतलब कोशिश कर रहे हैं, वही गिर रहे हैं। तो आप भी वहाँ थी, लेकिन आप पहले निकल आई? पहले निकल आई बहन जी, हम तो हमने कछु ना देखो, तो मैं सही बता में जी, तो हम तो बाद में भाई भसड़ का कहते हम तो सो, हमने तो घर आए के सुनिए कि माँ इतने लोग मर गए ना, हमने कछु ना सुनो माँ, हम तो लिखा रही आएंगे। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि आप बच निकली हैं, फंसी नहीं वहाँ पर? कछु मान लियो, चाहे भाई किस्मत सही चाहे कछु मान लियो, पर हम तो निकल आए पहले ही। तो मैं सही जैसे इन्होंने देखा, आप दोनों ने वो देखा वहाँ जो कुछ हुआ, आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि किस्मत ने साथ दिया आप लोगों का कि आप लोग बच निकल आए? किस्मती मानने से हम तो अपनी बच्चन की नहीं माने, अपने बच्चन के बात में किस्मत तो लौट आई। ये बताइए कि आप पहली बार गई हैं, पर आगे जाएंगी सत्संग में ऐसे? अरे भैया मैं तो कब ना जाऊंगी, मैं तो मरे मैं ना जाऊंगी, मैं तो पहली बार सत्संग होगा तो जा सकते हैं।
आप जाएंगी सत्संग में? जा सकते हैं जब होगा तो। अभी भी हिम्मत है? तो जाऊंगे। आप में हिम्मत नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो कल ही दिल टूटेगा मेरा, तो मैं तो कल ही का बड़ा है भैया। मैंने कहा मैं पहले जाने तो पहले हंसा भवा 30 साल पांडाल में हुआ नहीं है, सड़क पे हुआ है कि जब पांड अपने गांव के घुस बैठे सामने। तो आप कह रहे हैं कि आप एक के ऊपर एक फिसल कर औरतें गिरती चली गईं और फिर उनके बचाने वाले भी उन पर फिसल के गिरते चले गए, जिसकी वजह से वहां पर और ज़्यादा दम घुटने लगा जो नीचे लोग थे और जिसकी वजह से उनकी जान गई है। तो ये तमाम सवाल भी हैं और ये भक्ति आस्था से जुड़े वो सवाल हैं, क्या ये अंधभक्ति और एक तरह से कहें तो अंधविश्वास का ये पूरा मामला है जो अब एक तरह से कई सवाल हमारे समाज के लिए खड़ा कर रहा है। हाथरस से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी अदनान खान ने भेजी है, आपको दिखाते हैं। हाथरस के सिकंदराबाद में हुई कल भगदड़ की घटना के अंदर कल देर शाम यहाँ 4 लोगों को लाया गया और उनका उपचार जैन मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जिसमें से सबको छुट्टी दे दी गई है। एक बच्ची जो एडमिट है, उसके बाद लगातार बॉडियों का सिलसिला, डेड बॉडी का सिलसिला जारी रहा। 38 शव अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से मोर्चरी यहाँ लाए गए। देर रात इनका पोस्टमार्टम किया गया और सभी की शनाख्त होने के बाद सौंप कर दी गई है बॉडी उनके परिजनों को। 10:30 बजे मुख्यमंत्री हाथरस पहुँचेंगे और जानेंगे जो घायल व्यक्ति हैं उनका हाल। अलीगढ़ से अदनान खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हाथरस सत्संग हादसे का जायजा लेने हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। कथावाचक के मंच से उतरने के बाद उन्हें छूने के लिए महिलाओं का एक दल जो वहां पर था वो बढ़ा और भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे। उन्होंने वहां पर उन्होंने कहा कि पहले मामले को दबाने का प्रयास किया, अब पुलिस वालों घायलों को अस्पताल में ले जा रहे थे और तब ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। मैं जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफ़ी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे, वो भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और
प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। चलिए एक लाइव अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। क्या माहौल है, क्या हालात हैं? सिकता देव हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सिकता, सुबह से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। क्या हालात हैं और सबसे बड़ा सवाल कि कहां है ये स्वयंभू बाबा? बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब हमने जानने की कोशिश की राज्य के मंत्री असीम अरुण से। तो उन्होंने कहा कि अब जब सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और ठीक तरीके से चल रहा है और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब कोशिश है कि जो दोषी हैं, जिसमें चाहे वो आश्रम के लोग हों, आश्रम के आयोजक हों या फिर खुद वो बाबा हों, तो अब उस बारे में अब जांच जारी होगी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल वाकई है कि कल जब ये त्रासदी हुई और जिस सत्संग में शामिल होने के लिए करीब 2.5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और जिस बाबा को सुनने के लिए वो इकट्ठा हुए थे, वो बाबा इस वक्त बाहर आकर अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को क्यों आश्वस्त नहीं कर रहा है। लगातार हम मैनपुरी से रिपोर्ट भी कर रहे हैं अंकित कि उस आश्रम में यहाँ इस त्रासदी के बाद, इस खबर के बाद वो सीधे मैनपुरी पहुंचा और अपने आश्रम में अंदर चला गया। उसके बाद ये जानकारी आज के दिन सामने आई कि वो अंदर है ही नहीं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या एक किसी का संरक्षण उसे मिला हुआ है और जिस तरीके से जो सवाल के जवाब इस वक्त ढूंढे जा रहे हैं और जो उसके सेवादार हैं जो कह रहे हैं कि ये सब तो होना ही था, इसकी जवाबदेही ना आश्रम की बनती है और ना ही बाबा की और ना ही उस मुख्य सेवादार की जो एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया। तो ऐसे में एक तरह से आश्रम ने और उस बाबा ने मन बना लिया है कि वो इस पूरी त्रासदी के लिए, इस पूरे हादसे के लिए कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ऐसे में सब कुछ आकर टिकता है जो राज्य सरकार की जांच है उस पर, क्योंकि जवाबदेही तय होनी ज़रूरी है। 121 लोगों की जान गई है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है अंकित। और उस जान जाने की वजह बहुत मामूली थी, क्योंकि आपने वहाँ पर जो बंदोबस्त किए थे, जो इंतज़ाम किए थे, वो काफ़ी नहीं थे। 2.5 लाख लोगों के लिए करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती। हालांकि इस पर भी राज्य सरकार की तरफ से जब हमने सवाल पूछा तो जवाब ये आया है कि जो 40 की संख्या बार बार मीडिया में सामने आ रही है वो ट्रैफिक पुलिस वालों की है, जबकि अंदर महिला कांस्टेबल्स और बाकी कर्मी भी तैनात थे। तो देखना होगा कि आखिरी रिपोर्ट में वाकई क्या इसकी तैयारी और जिस तरह की मुस्तैदी इतनी बड़ी भीड़ को काबू में करने के लिए चाहिए थी, क्या वो तैयारी थी पुलिस और प्रशासन की, वो देखना होगा। और ये रिपोर्ट आना अभी बाकी है अंकित। सिकता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि दशकों बाद एक सरकार को तीसरी बार जनता ने मौका दिया है। 60 साल बाद ये असामान्य घटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस को घेरा। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। मुझे याद है, मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं। उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए?
राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद एलओपी चिल्ला रहे थे और थोड़ी देर बाद हंगामा के बाद विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट किया। वे संसद भवन से बाहर चले गए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही साथ राज्यसभा स्पीकर ने भी नाराजगी जताई। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।